एचसीबी में मैं होमवर्क दिया था वो कर लिया अपन ने। हो गया यार ऐसे मतलब पता नहीं इतना कैजुअली तुम्हारा हो जाता है, मुझे लगता नहीं है हो जाता है कि मतलब जैसे मेरे एचसीबी आज मैं तैयार करके ही बैठा हूँ तुम लोगों के लिए कि मतलब तुम लोग से मैं पूछ पाऊँ, ठीक है, ताकि मुझे थोड़ा सा भरोसा हो जाए ना कि यार तुम लोगों ने किया है तो अच्छा लगता है मेरे को भी, मेरी भी एनर्जी बढ़ी जाती है। जब तक मैं करूंगा तुम नहीं करोगे मजा नहीं आएगा। तो चलो एक बात बताओ, क्वेश्चन नंबर 29 कैसे किया? क्वेश्चन नंबर 29 ऑफ एचसीवी कैसे किया अपन ने, या नहीं किया, या अपन देख नहीं पा रहे हैं अभी? क्यों पृथ्वीराज? हाँ पृथ्वीराज, जयेश, सुयश, साक्षी, इतने सारे लोग हैं, कुछ तो बोल दो। एनीवन एनीवन बोलिए। एचसीबी में क्वेश्चन नंबर 29 फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, या 29 छोड़ो, 29 छोड़ो 28 ही बता दो, या हाँ बस इतना ठीक है, ये दोनों बता दो। ये किसी ने किया? बोलो बोलो, है ना? सबने अपने माइक ऑफ कर लिए, अब तो गलती से मतलब सांस की आवाज भी ना आ जाए अब सर को ऐसा ही है ना? बोलो। अरे ठीक है भाई, होमवर्क की बात नहीं कर रहा, माइक तो ऑन कर लो, एक बार माइक ऑन करो सब लोग, एक बार माइक ऑन कर लो, 2-3 मिनट अपन बात करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। यार होमवर्क कर रहे हो नहीं कर रहे हो यार, मुझे ऐसे तो फील नहीं आ रही यार, ये तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। मतलब अभी तो चलो आपको दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन फिर बाद में बड़ी समस्या होगी। मतलब अभी तुम्हें पता नहीं लग रहा है ये सब चीजें? हाँ, होमवर्क कर पा रहे हो क्या? कोई भी समस्या कल हो होमवर्क? हाँ बोलो। कल ने किया था। कल नहीं किया था, इसके अलावा आपने पहले वाला कर लिया बच्चा जो 1 से 20 तक दिया था मैंने? हाँ कुछ क्वेश्चंस आए कुछ नहीं आए उसमें। तो बच्चा पूछ लेना चाहिए ना, मतलब ऐसे ही तो मुझे पता लगेगा कि हाँ भाई आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, है ना? तो जैसे मान लो कि क्लास शुरू होती है तो आप मुझसे एक बार जैसे पूछ लीजिए कि सर मेरे पास 1 से 20 में से क्वेश्चन नंबर 5 डाउट है, 10 डाउट है। तो अगर वो बहुत इजी होगा या बहुत कम टाइम में अगर हो रहा होगा तो मैं आपको इंस्टेंटली बता दूंगा, हाथों हाथ बता दूंगा। और अगर नहीं हो रहा होगा तो आप एक बार मुझसे फोन पर बात कर लेना और अपन सॉल्व कर लेंगे उस चीज को, है ना? तो यार ऐसे लाइटली मत लो, ऐसे लाइटली मत लो प्लीज इस चीज को। अभी मतलब मैं आपके सामने हूं नहीं, आप भी मेरे सामने हो नहीं, है ना? तो इस चीज की महत्व को मैं बता नहीं पा रहा हूँ इतने अच्छे से जितना और मैं बता सकता हूँ। तो इस बात को समझो कि मतलब आप इस चीज की ही प्रैक्टिस करोगे, मतलब अगर आपको लड़ाई के लिए जाना है तो अपनी तलवार तेज करके जाओगे ना, एकदम तलवार एकदम शाइनिंग होनी चाहिए। तो ये एचसीवी वगैरह जो आपका है वो प्रैक्टिस इस प्रकार से करवाएगा कि एकदम तलवार एकदम जो है शिवाजी महाराज जैसी बन जाएगी आप लोगों की, है ना? कि बस मतलब औरंगजेब और उसको मुगलों को मारना ही है अब तो। बात समझ में आ रही है क्या? हाँ तो हाँ, तो यार ये प्लीज मतलब मैं अभी कितना इसको इम्पोर्टेंस बताऊं और समझ नहीं आ रहा मुझे, आप लोग मुझे लगता नहीं है कि इतना सिंसियरली कर पा रहे हैं। बच्चा थोड़ा सा मोटिवेशन दिखाओ यार, मतलब आपको चलो अभी तो फील नहीं हो रहा है क्योंकि अभी घर पे बैठे हो, ना पेपर देने का लोड है ना कुछ है, लेकिन जब मान लो अपन फिजिकली मिलेंगे, मैं सामने बैठा हूंगा और फिर तब पता लगेगा, और वो भी तब चलो पेपर में पता लगेगा, और पेपर में भी चलो ठीक है, लेकिन जब जेई मेन और जेई एडवांस में पता लगेगा तब तो अल्टीमेट ब्लो होगा ना वो तो, है ना? सबसे ज्यादा नुकसान वाला हो गया, आपने इतना टाइम भी लगा दिया, इतनी मेहनत भी कर ली, और लेकिन आधे मन से मत करो, बस जितना कर रहे हो अभी टाइम है अपने पास यार, तो होमवर्क कर लो, और फिर बचे हुए टाइम में अपन मस्ती कर लेंगे, 24 घंटे है ना? 24 घंटे में से थोड़ा सा सिंसियरली भी अगर मुझे लगता है 4-5 घंटे आप पढ़ेंगे ना, एक्सेप्ट क्लासेस, तो सारा होमवर्क फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का मुझे लगता है हो जाना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि एक्स्ट्रा कुछ करना पड़ेगा। तो बच्चा यार मतलब मैंने अपना नंबर भी दे दिया तुम लोगों को, मैंने जिस तरह से तुम डाउट पूछना है पूछ लो। व्हाट्सएप पे भी कितने लोग मुझसे पूछते हैं, ऐसा नहीं है नहीं पूछ रहे हैं, पूछते हैं। और लेकिन जितना लोगों से मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि हाँ इतने, अगर अपने पास 50 बच्चे होते हैं तो 50 में से कम मैं 20-25 लोगों से उम्मीद करता हूँ कि हाँ उनके डाउट होंगे तो वो पूछेंगे, उतना तो मेरे पास कोई नहीं आता होता है।
ठीक है, तो प्लीज इस बात का ध्यान रखें यार, अब एनर्जी दिखाओ, मतलब अब तो आग लग जानी चाहिए, कि पता लग जाना चाहिए कि शिरीष सर के बच्चे आ रहे हैं अब तो फिजिक्स पढ़ने, है ना। अभी 1 महीने बाद में जो अपना पेपर होगा ना, तो मतलब आग लग जानी चाहिए कि हाँ भाई अब तो मतलब जय शिवाजी, है ना। ठीक है, तो एक बार अपने सबके माइक ऑन कर लो, और जल्दी से सबके माइक अपने अपने ऑन कर लो, बस 1 मिनट के लिए जल्दी से ऑन करो। लेफ्ट साइड में बटन है, सबको पता लग गया। ठीक है, तो सबसे पहले आज का काम शुरू करते हैं, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। अरे नहीं, आवाज गुड नहीं आ मॉर्निंग रहा, सर। पता है क्या, खाना वाना कम मिल रहा है क्या यार, थोड़ा दबा के नहीं खा रहे क्या तुम? ठीक है, एक बार और है ना, एक साथ 1 2 3 गुड मॉर्निंग एवरीवन। मॉर्निंग सर। अरे यार थोड़ा सिंक में होना चाहिए, जैसे क्लास में खड़े नहीं होते थे तुम, जैसे 10वीं में खड़े होते थे कि एकदम गुड मॉर्निंग सर, वैसा कुछ। हाँ ठीक है, तो 1 लास्ट टाइम, अब मुझे नहीं लगता इसके बाद मुझे बोलना पड़ेगा। 1 2 3 गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। गधे हो तुम तो, नींद में चल रहे। चलो ठीक है, ठीक है, तो अब वापस से आते हैं, अपना टाइम जो है हम लगाते हैं किसके ऊपर, वापस से हम लगाते हैं मूजलेस लॉ, है ना। शर्माओ मत पीछे मम्मी पापा से, है ना, मम्मी पापा तो खुश होंगे कि भाई क्लास में बैठ के पढ़ रहे हैं सिंसियरली। अब आते हैं मोजलेस लॉ पर। मोजलेस लॉ की अपन ने हिस्ट्री जान ली थी, और मोजले ने भाई साहब ने ये बताया था कि ये जो है फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो लॉ है किसके लिए है, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे के लिए, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे के लिए है, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे के लिए। यह है पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने जो लॉ बताया था वो कहा था ये है फ्रीक्वेंसी का अंडर रूट इज इक्वल टू ए इंटू जेड माइनस बी। ठीक है, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी में बोलता हूं, ये है फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे, है ना। तो एच सी बाय लैम्डा में अपना जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, एच डी, वो बोल रहा है। फिर ए क्या है, ए है अपना प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अच्छा जेड बताओ, जेड है हमारा एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। और बी अपना क्या है, स्क्रीनिंग फैक्टर। फैक्टर। ठीक है, अच्छा, तो अब ये देखो कि इस लॉ की मदद से हमारे पास उसकी किसकी जेड की इंपॉर्टेंस स्टैब्लिश हो गई। तो पहले तो हम जेड को ऐसे चलता फिरता मानते थे, लेकिन जब ये मोजलेस का लॉ आया, जब इनका एक्सपेरिमेंट बना, तब जाके यहां से हमारा जेड का महत्व पता लगा, और फाइनली करेक्शन किया गया पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, और मोजले भाई साहब जो है, इन्होंने प्रेडिक्ट कर दिया था, भविष्यवाणी कर दी थी कि बीच में से, जैसे अपना मान लो कि मैंने कल भी बताया था, मान लो तो अपने पास 41 42 ये वाले एटॉमिक नंबर वाले पार्टिकल मिल गए और 44 मिल गया, तो उन्होंने बोल दिया बीच बीच में जो ये गायब हो रहे हैं इनको भी आप थोड़े दिनों में ढूंढ लेंगे, और जब लोग ढूंढने गए तो उनको वो मिल भी गए। तो इस तरह से उन्होंने इतनी बढ़िया तरीके से पीरियोडिक टेबल को एस्टैब्लिश किया, जो कि आज भी हम इसे यूज करते हैं। ठीक है, दूसरा, ये कहां से थे, ये अपने इंग्लैंड से थे, अपने इंग्लैंड मतलब इंग्लैंड से थे। इंग्लैंड से थे। और दूसरी बात, ये मतलब रिसर्च स्कॉलर थे, और वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पर ये इन्होंने अपने आप को वॉलंटियर किया था फॉर द वॉर, एंड उसमें उनकी डेथ हो गई थी। हेड शॉट। बिल्कुल। तो मतलब एट दैट टाइम ही वाज कंसिडर्ड फॉर नोबेल प्राइज एंड वेल। तो इतना इंपॉर्टेंट वर्क था इनका, है ना। वो तो अपने को क्या है कि इतना इंपॉर्टेंट फील होता नहीं है, अपन बचपन से ही पैदा होते ही अपन क्या होते हैं, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वही पढ़ते हैं, उससे पहले वाली जो है वो नहीं पढ़ते हैं। तो अपने को वो फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, मतलब बचपन से समझो ना कि यार अपने पास खूब सारा पैसा आ गया, पापा जी ने खूब कैसा है, तो पैसे की वैल्यू नहीं पता लगती। लेकिन मान लो कि जब गरीबी से उठ के खड़े होते हो और जब एकदम मतलब शहंशाह बन जाते हो, तब आपको पता होता है कि व्हाट एग्जैक्टली डज दैट मीन। तो ये वाली बात है कि ये यहाँ पर जो है मोजले ने वो काम करके दिया था फॉर पीरियोडिक टेबल के लिए।
ठीक है, अब मैं बात करता हूं कि यार अगर हमें ये न्यू जेड और इनका रिलेशन निकालना है तो एक तरीका अपने को ये पता था कि यार 1/λ इज इक्वल टू आर जेड स्टार का स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है, अपने को यहाँ लाना क्या है, अपने को लाना है यहाँ पर न्यू लाना है। न्यू लाना है तो इसका मतलब मुझे पता है एफ न्यू इंटू लैम्डा इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड होता है। बोलो बात समझ में आती है क्या? हाँ सर। एफ लैम्डा इक्वल्स टू स्पीड, और स्पीड को हम क्या करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट यानी कि सी से इंडिकेट करते हैं। तो आई कैन से दैट न्यू इज इक्वल्स टू सी बाय लैम्डा लिखा जा सकता है। तो अपने को क्या चाहिए, यहाँ पर न्यू चाहिए था ना, तो अपन जबरदस्ती यहाँ पर सी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से सी बाय लैम्डा इज इक्वल टू आर सी जेड स्टार का स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। बोलो बात समझ में आती है? सही बात। अब सी बाय लैम्डा कौन हुआ, न्यू हो गया। तो ये हुआ न्यू, सी बाय लैम्डा इज न्यू इज इक्वल्स टू आर सी, और इसको मैं इधर रखता हूं 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, और साथ में मैंने कर दिया जेड स्टार का होल स्क्वायर। तो अब अपने को क्या चाहिए, अंडर रूट चाहिए ना, तो मैं यहाँ पर अंडर रूट ले लेता हूँ। तो अंडर रूट लिया तो देखना ये आया रूट ओवर न्यू इज इक्वल टू रूट ओवर आर सी 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, और इधर बन जाएगा जेड स्टार, ये आ जाएगा बाहर। अंडर रूट स्क्वायर था ना, तो उसका अंडर रूट किया तो बाहर बन जाएगा उस तरह से। तो यहाँ पर जेड स्टार की वैल्यू क्या लिखी जाती है बोलो? जेड माइनस बी। तो इसको मैंने स्टाइल से लिखा 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, और ये बन चुका है z माइनस बी, और ये क्या है, रूट ओवर न्यू। इसका मतलब अगर इसे और इसे कंपेयर किया जाए तो a की वैल्यू पता लग गई क्या अपने को? बोलो बोलो। हाँ सर। Yes, sir. a की वैल्यू पता लग गई। तो अगर मैं यहां से फाइनली लिखता हूं a आ चुका है रूट ओवर आर सी 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारे पास a की वैल्यू पता लग गई है। तो जल्दी से नोट करो, सवाल करेंगे इस पर अब। देखो, ये तो मोजले ने बताया था, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। ठीक है, फिर जब हमने कल एक्सरे पढ़ा था, ये जब हमने एक्सरे में ट्रांजिशन का देखा था, तब हमने इस फॉर्मूले की मदद ली थी। ये पहले से पता है अपने को, बोलो हाँ या ना? तो ये अगर पता है, और मुझे क्या चाहिए कि मोजले में मुझे न्यू दिख रहा है, यानी कि फ्रीक्वेंसी दिख रही है। इस फॉर्मूले में कौन दिख रहा है, लैम्डा दिख रहा है। क्या दिख रहा है, लैम्डा दिख रहा है। तो अपने को लैम्डा की जगह न्यू डालना है, तो कौन सा पता लगेगा, इससे पता लगेगा। तो मैंने क्या किया कि न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा होता है, लेकिन मेरे पास क्या था, मात्र और मात्र 1/λ था। इसका मतलब c से अगर यहाँ मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड पर, तो यहाँ c बाय लैम्डा बन जाएगा, और उसको हम बड़े प्यार से न्यू लिख सकते हैं। बोलो बात समझ में आती है? तो यहां से मैंने क्या कर दिया, c यहां मल्टीप्लाई किया, c यहां मल्टीप्लाई किया, और c बाय लैम्डा को मैंने न्यू लिख दिया। फिर उसके बाद थोड़ा सा बस सिंप्लीफाई कर दिया है अंडर रूट लेते हुए, एंड फाइनली हमारा a बन गया है। बात समझ में आई? अब जल्दी से नोट कर लो। सर यहाँ पे भी वो स्क्रीनिंग फैक्टर है क्या? क्या b स्क्रीनिंग फैक्टर है ना बच्चा, b।
डन, आगे बढ़े, अगले पेज पे चलो। Yes, sir. sir. ये हाँ सर। हाँ जी, तो ये नोट कर लें ए की वैल्यू, ठीक है। हो गया। तो अब 1 मिनट में सवाल शेयर करता हूँ आपसे। ये रहा, कौन सा रहा, इस पर ध्यान देना है ना, मैं इसको, आप देख पा रहे हैं इसको, यस सर। है ना, ये वाला सर सवाल। फर्स्ट क्या? हाँ, ये वाला 26 नंबर। 26 ना? हाँ हाँ ठीक है। और दिख रहा सर, जूम करता आता सर हमारे। अच्छा, तुम आते हो जूम करना, ठीक है। हाँ सर। ठीक है, ये लो फिर। ठीक है ना, आंसर देख के मत करना, आंसर पे हाथ रख लो। ठीक है, काफी सोचना पड़ेगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। किस डायरेक्शन में सोचें, कोई बता पाएगा? उनकी स्लोप देखेंगे और उनका सी कोऑर्डिनेट मतलब y इंटरसेप्ट। बस बस बस, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। कि अपने पास जो है रूट न्यू इज इक्वल टू ए इंटू जेड माइनस बी था। तो एक्चुअली आप देख सकते हो कि इन दोनों के बीच में स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए, किसमें, रूट न्यू और जेड के बीच, ठीक है। तो यानी कि ए और बी के बेसिस पर डिफाइन होगा। ए तो क्या बन जाएगा, यहां पर स्लोप दिखाएगा, क्या दिखाएगा, ये स्लोप दिखाएगा। और बी क्या होगा, Slope. बी होगा अपना दैट इंटरसेप्ट। ये भी बोलो बोलो। चलो, ये आइडेंटिफाई हुआ कि 1 2 3 4 में से कौन सा वाला के का होगा, कौन सा वाला एल का होगा। 1 2 के 1 2। अच्छा, चलो इस पे छोड़ो, पहले यहां देखो, इन दोनों को देखो। यहां पर किस इंटरसेप्ट की वैल्यू छोटी है, 1 2 के वाले की या 3 4 के वाले की? 1 2 1 2 के वाले की। अच्छा बताओ, यदि मैं के शेल की बात करता हूं तो उसमें स्क्रीनिंग फैक्टर क्या होता है, के सीरीज वाले की बात करता हूं तो 1 होता है स्क्रीनिंग फैक्टर। और जैसे जैसे मैं एल की बात करता हूं तो उसके लिए स्क्रीनिंग फैक्टर 1 से ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा कम, ज्यादा कम, देखो ज्यादा होगा, क्योंकि हम बाहर वाले ट्रांजिशन की बात करते हैं तो उसके अंदर में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे तो रिपल्शन ज्यादा होगा, तो स्क्रीनिंग फैक्टर भी ज्यादा होगा। तो इसका मतलब ये वाला जो बनेगा वो पक्के से के के लिए बनना चाहिए और ये वाला जो बनेगा वो पक्के से एल के लिए बनना चाहिए। बात समझ में आ रही है? यस। ठीक है। और दूसरी बात कि जैसे मैं के की बात करता हूं तो वहां पर सभी के लिए बी की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है।
ठीक है, तो इस प्रकार से ये ग्राफ बन गया। अब मेरे पास 1 और 2 में देखना है कि के अल्फा कौन है, के बीटा कौन है। 3 और 4 में देखना है एल अल्फा कौन है, एल बीटा कौन है। तो इसके लिए मैं इसके किसके पास आऊंगा, स्लोप के पास आऊंगा। तो स्लोप मुझे लिखा जाता है ए इज इक्वल टू रूट ओवर आर सी 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो अगर मैं के अल्फा के लिए लिखता हूं तो ये ए बन जाएगा रूट ओवर आर सी। आगे आप बताएंगे क्या लिखूं मैं। के अल्फा में ट्रांजिशन कहां से कहां होता है, 2 से 1 2 से 1। तो बोलूं क्या लिखूं, 2 से 1 1 स्क्वायर माइनस 1/2 1 4 स्क्वायर। 2 तो ये आ स्क्वायर चुका है रूट ओवर 3/4 आर सी। अगर मैं के बीटा लिखता हूं तो ये लिखा जाएगा ए इज इक्वल टू रूट ओवर आर सी 1 क्या लिखूं, 1 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर 1/3 स्क्वायर। तो ये आ जाएगा रूट ओवर 8/9 आर सी। अब इन दोनों में से बड़ा कौन बताइए, के अल्फा या के बीटा। ये आवाज आ रही है बच्चा पीछे से मम्मी की आपके, है ना, अपना माइक। हाँ, अब इसमें से देखो के अल्फा के बीटा में से किसकी वैल्यू बड़ी आ रही है बताओ। के बीटा की आ रही है। 8/9 और 3/4, ये तो 0.75 बनेगा। ये जो है वो 0.8 समथिंग पॉइंट ऐसा कुछ बनेगा। तो आप देख सकते हो ये वैल्यू ज्यादा आएगी, ये वैल्यू ज्यादा आई, इसका मतलब ये स्लोप ज्यादा होगा, ये स्लोप ज्यादा होगा। तो 1 और 2 में से जिसका स्लोप ज्यादा वो के बीटा पाया जाएगा। तो किसका स्लोप ज्यादा है, 1 का स्लोप ज्यादा है, के बीटा ये बनेगा। तो इसका मतलब ये वाली लाइन एस का आंसर जो बनेगा, एस एस एस, मतलब ए का आंसर एस बनेगा। तो ए का आंसर एस बनेगा। 2 का आंसर, लाइन 2 का आंसर कौन बनेगा, आर बन जाएगा। के अल्फा बन जाएगा, आर बन जाएगा। तो बी का देखो आर बन गया। ठीक है, अब मैं वापस से देखता हूं 3 और 4 में। 3 और 4 में ये वाला कौन बनेगा, बोल दो भाई, शर्माओ मत। एल बीटा एल बीटा। और ये वाला कौन बनेगा, एल अल्फा। तो देखो लाइन 3 जो है वो है एल बीटा की, यानी कि क्यू है इसका आंसर। और लाइन 4 जो है, लाइन 4 कौन सी है, लाइन 4 ये है। तो एल अल्फा बन जाएगा, तो पी बन जाएगा। तो इस प्रकार से सबका आंसर बन गया। ठीक है, तो इस सवाल को नोट जरूर करना, ऐसा नहीं कि आपने बस लिख दिया। मतलब सवाल को आप नोटबुक में आपके जरूर होना चाहिए ये सवाल। बात समझ में आई क्या, या बाद में आप लिख लेंगे इसको वीडियो को देख के, या स्क्रीनशॉट लेके लिख लेना बाद में। बोलो, यस सर है ना। तो अभी टाइम नहीं लगाते, अभी क्लास में देख लेंगे। लेकिन ध्यान रखना वो जगह छोड़ देना, ऐसा नहीं आपने वो रफ रफ कर दिया, बस सॉल्यूशन लिखा होगा अभी तो मुझे लगता है आपने बस ऐसे सॉल्यूशन में कुछ कर दिया होगा, आपने सवाल नहीं लिखा होगा। तो सवाल जरूर नोट कीजिएगा। और वो कैसे करेंगे इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अभी पेज छोड़ दो और बाद में इस सवाल को लिख लेना। ठीक है, अब आते हैं अपन वापस। तो यहां पर मैं देखता हूं, एक मिनट, मैं सवाल लिखता हूं आपको कि फॉर के अल्फा लैम्डा इज इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम, नहीं 2 एंगस्ट्रॉम, फॉर के बीटा लैम्डा इज इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम। तो आप बताइए, फाइंड कि एल अल्फा के लिए लैम्डा कितना पाया जाएगा। बोल दीजिए। सर इसमें जेड स्टार लेने का या जेड लेने का सर? यहाँ पर कुछ नहीं बताया, बस इतना ही बताया आपने।
2 एंगस्ट्रॉम आ रहा है सर। 2 एंगस्ट्रॉम कैसे किया बताओ? फ्रीक्वेंसी ऑफ वही ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ के बीटा इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी ऑफ एल अल्फा प्लस फ्रीक्वेंसी ऑफ के अल्फा। तो बस बस फ्रीक्वेंसी बस यानी सी बाय लैम्डा। ठीक है, तो ये है अपना 3, ये है अपना 2, ये है अपना 1। तो ये आया 2 से 1, ये कौन हो गया? के अल्फा, ये आ गया अपना के बीटा, और ये वाला कौन बना? एल अल्फा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ? के बीटा की एनर्जी ऑफ के बीटा इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ के अल्फा प्लस एनर्जी ऑफ एल अल्फा। तो के बीटा की एनर्जी लिखेंगे एच सी अपॉन लैम्डा ऑफ के बीटा इज इक्वल टू, ये बन जाएगा एच सी अपॉन लैम्डा ऑफ के अल्फा प्लस एच सी अपॉन लैम्डा ऑफ एल अल्फा। तो यहाँ से एच सी हटा दो, तो ये आ जाएगा 1 बाय लैम्डा ऑफ के बीटा। के बीटा कितना है? 1/1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू, ये एच सी काट दिया मैंने, है ना, तो ऊपर 1 बचा हुआ है। 1 अपॉन के बीटा कितना है? के अल्फा कितना है? 2 प्लस 1 अपॉन लैम्डा ऑफ एल अल्फा। तो लैम्डा ऑफ एल अल्फा इज इक्वल टू व्हाट क्या आ गया? 2 एंगस्ट्रॉम आ गया। कोई दिक्कत इसमें? अरे बोल दो भाई, कोई दिक्कत? एनी नो डाउट? सर। कोई समस्या? नो सर। एक छोटी सी होनी चाहिए थी। अब मैं बताता हूँ क्या, कि जो हमने डेटा लिया है वो गलत डेटा लिया है। कोई बता सकता है क्यों? एनीवन? सर के बीटा में और एल अल्फा में एनर्जी सेम नहीं रही सर। बिल्कुल सही। के बीटा और अल्फा नहीं, के अल्फा और एल अल्फा की एनर्जी सेम नहीं हो सकती। ये 2 एंगस्ट्रॉम लिया ना मैंने, और ये भी तो 2 एंगस्ट्रॉम था, तो इसका मतलब हाँ। यहाँ पर दोनों की एनर्जी सेम आ गई, जो कि हो नहीं सकती। मतलब ये डाटा आप जस्ट फॉर एग्जांपल है, एक्चुअल नहीं है, ये नॉट एक्चुअल डेटा है ना, नॉट एक्चुअल डेटा है ना। ऐसा मत लेके आ जाना सर, ये बताओ किस एटम के लिए ऐसा होता है, ऐसा मत लेके आ जाना कल मेरे पास पे। समझी की बात को? अरे यार बोल दो भाई, हाँ सर। है हाँ ना। सर। सर हाँ वाली आवाज में हाँ दम सर। नहीं लगता यार, तुमसे ज्यादा मतलब यंग तो मैं लगता हूँ। कितनी उम्र है तुम्हारी? 18। 18 है? 15 16 15 16 है? 17 हाँ देखो, अब 17 17 साल के अभी, मतलब तो ऐसे 17 यंग आग लग जानी चाहिए तुम्हारी आवाज से कि भाई गर्जना कर दो आज तो शिवाजी महाराज की तरह, कि अब तुम्हारी एंट्री हो गई। उल्टा होता है, मैं यहाँ पर चीखता रहता हूँ, तुम हाँ सर वहां सर करते रहते हो। थोड़ा मतलब एनर्जी दिखाओ, तुम्हारी प्रेजेंस तो फील हो रूम में। बात समझ में आ रही है ना? नहीं तो Yes, इग्नोर sir. कर देंगे लोग ऐसे। तो फिर तुम मान लो तुम अगर 20-25 लोगों की मीटिंग में जा रहे हो, और तुम अगर ऐसे ही मतलब शर्माते बुझाते रह गए, तो तुम्हें तो लोग इग्नोर कर देंगे, है ना। तो थोड़ा अपने आप को स्टैंड आउट करवाओ, थोड़ा आवाज में दम लाओ अब, क्योंकि आवाज ही पहचान है तुम्हारी अभी इस मौके पर। तो अब मान लो मैं आमने सामने बैठा होता, तो तुम्हें देख भी रहा होता, तुम्हारी मतलब पर्सनालिटी भी पता लगती, लेकिन अभी तो एकमात्र चीज है, वो क्या है? आवाज है। तो थोड़ी आवाज में गर्जना लाओ, है ना। तो चलो हाँ अब सर। एक सवाल करते। अभी क्या बोल रहा था मैं? हाँ लिखो, कि टू remove an electron from K shell, to remove an electron from K shell, 2400 electron volt is required, है ना। 2400 electron volt is required, and lambda for K alpha is equals to 6.2 angstrom। ठीक है, हाँ। To remove an electron from K shell, 2400 electron volt is required, and lambda for K alpha equals to 6.2 angstrom. Then find to remove an electron from L shell, how much energy? How much
energy is required. सर 400 EV कैसे किया आपने? 2400 minus 12400 upon 6.2. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, करेक्ट। तो मतलब ऐसा क्यों किया आपने? पहले वाली की शेल की मतलब निकालने की जितनी एनर्जी लगेगी उसके इक्वल में सेकंड वाले से निकालने वाली एनर्जी और सेकंड से फर्स्ट में आने वाली की एनर्जी रहेगी ना। बस बस बस, सही है, परफेक्ट, वेरी गुड। तो इनफैक्ट आप ऐसे कर सकते हो कि आप ऐसे बोल सकते हो ना कि ये मैंने K बोल दिया, ये मैंने L बोल दिया, एंड ऊपर जा रहे हैं, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन को यहां से बाहर फेंकने के लिए एनर्जी चाहिए 2400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और सवाल में क्या बोल रखा है कि जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ट्रांजिशन करता है तो यहां पर 6.2 एंगस्ट्रॉम का इसने फोटोन निकाल देना है। तो इसके बीच की एनर्जी हम निकाल सकते हैं। तो ये एनर्जी अगर निकाल दी तो मान लो कोई इलेक्ट्रॉन अगर यहां था तो उसको निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? 2400 माइनस दिस इज इक्वल टू बाहर निकालने की एनर्जी। तो इसके लिए बोलेंगे कि हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड, तो वो लिखा जाएगा 2400 माइनस Hc अपॉन 6.2 एंगस्ट्रॉम। इसमें कोई दिक्कत हो बता दो, बोलो यस और नो। अरे नो यार, सर। नो सर। हाँ ये हुई ना बात, नो सर। नहीं हुआ। इसमें वापस से देखो, देखो कि यार ये वाला इलेक्ट्रॉन था, है ना। सवाल में क्या बोला है कि के शेल वाले इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए 2400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपने को चाहिए मांगता है। तो मैंने क्या बोलेगा कि यहां से इलेक्ट्रॉन लिया, इसको बाहर निकालने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए। फिर फर्दर इंफॉर्मेशन दी कि के अल्फा ट्रांजिशन के लिए इतना अपना लैम्डा है। के अल्फा मतलब क्या हो जाएगा? एल से के तक कूदेगा, है ना, 2 से 1 तक कूदेगा। तो 2 से 1 तक कूदने के लिए जो अपना यहाँ पर लैम्डा है वो 6.2 एंगस्ट्रॉम है। तो यहां से मैं बोलता हूं कि भाई इन दोनों के बीच की एनर्जी आ जाएगी। चलो, अब सवाल में बोला क्या है कि एल शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसको बाहर निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए। तो यहां से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो मैं बोल सकता हूं कि यहां से यहां तक की एनर्जी माइनस ये वाली एनर्जी कर दूं तो अपना यहां से इलेक्ट्रॉन की बाहर कितना चाहिए वो एनर्जी पता लग जाएगा। बोलो बात समझ में आती है अब? ठीक है, तो ये आ गया 6.2, तो ये आ गया 2400 और ये कितना आ रहा है? 2000 आ रहा है क्या? 2000 2000 यानी कि 400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। तो इसका मतलब 400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको एनर्जी दे दिया जाए तो ये खुशी खुशी जीवन में अपना बाहर निकल जाएगा। क्लियर? हाँ सर। ओके, तो अब देखो इसी के साथ में अपना एक्सरे होता है समाप्त, एक्सरे का होता है दी एंड। तो अपन ने कौन कौन सी चीजें पढ़ ली? अपन ने पढ़ ली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फिर क्या पढ़ा था? मैटर वेव पढ़ा था, फिर उसके बाद में एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा था, फिर उसके बाद में हमने एक्सरे पढ़ लिया है। ठीक है, तो इन चारों को मिला के कई बार आपको बोल देते हैं कि इसे कहा जाता है मॉडर्न फिजिक्स 1।
क्या कहा जाता है इसको, कई बार इसको मॉडर्न फिजिक्स 1 कहा जाता है। ये तो हुई फर्स्ट पॉइंट है ना, इन चारों को मिला के जो अपना पीईई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दूसरा है मैटर वेव है ना, मैटर वेव, तीसरा है हमारा एटॉमिक, एंड फोर्थ वन इज एक्सरे। एक्सरे। इन चारों को मिला के कई बार मॉडर्न फिजिक्स 1 कह दिया जाता है। अब देखो आपका एक काम जो आपका मतलब धर्म बनता है, अभी कर्तव्य बनता है, और वो क्या है, वो है अपना एनएचसी भी नहीं एनसीईआरटी। एनसीईआरटी बुक है अपने पास, ये अपना जो राजस्थान बोर्ड मतलब महाराष्ट्र बोर्ड का बुक होगा, बुक महाराष्ट्र बोर्ड का है या एनसीईआरटी अपने पास? क्लास स्टेट बोर्ड का है। दोनों है ना, परफेक्ट। तो अब देखो आप लोग जो है जैसे अभी 12th देने वाले होंगे अगले साल, तो अगले साल जब देंगे तो जो आपके सिचुएशन में जो जनरल साइकोलॉजी होती है उसमें से 1 या 2% ही होते हैं जिनके पास में थोड़ा सा लॉन्ग विजन होता है। लॉन्ग विजन मतलब अभी तो क्या है, इतना चिल मारना अपने को पसंद है कि अपने को जो बुक खोलनी नहीं है उसको खोलने का मन नहीं करता। जो एनसीईआरटी है अभी साथ के साथ में, फॉर एग्जांपल अपना मॉडर्न फिजिक्स अपन साथ के साथ में खत्म कर दें तो मुश्किल से 2 घंटे लगेंगे। अब मुश्किल से 2 घंटे अपने को करना क्या है, पहली बार तो एनसीईआरटी खोलनी है, सारी थ्योरी गो थ्रू कर लेना है फास्ट एकदम बढ़िया से, है ना, और साथ में उसको दिमाग में सोच भी लेना है कि भाई मैंने क्या पढ़ लिया है। मतलब अपने को क्या है, एनसीईआरटी अभी पढ़ना है वो मस्ट है। बाद में करने का सोचोगे ना कि भाई अगले साल जनवरी फरवरी में पढ़ेंगे तो अपना काम हो जाएगा, तो नहीं होगा, है ना। बहुत प्रेशर में आ जाते हैं भाई। अभी अभी अपने पास टाइम है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। जब आगे जाएंगे, जब आगे समय आपका जब जनवरी फरवरी अगला आने वाला होगा तब जाके अपना जो है हालत खराब हो जाएगी। और कई लोग आते हैं, मतलब कई लोग आते हैं 12th वाले, सर अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं और क्या ना करूं। तो अभी से चीजें कंट्रोल में रखो, काबू में रखो, और तभी जाके आप पावरफुल बन सकते हो। और वो इसका एक तरीका है अपना एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी को गो थ्रू करना है। एनसीईआरटी अपना स्टेट बोर्ड जैसा भी आपको है, क्योंकि मैं 12th के पर्पज से अभी चाहता हूं कि आप 12th का भी साथ के साथ करते जाएं। तो एनसीईआरटी अपना जो स्टेट बोर्ड की बुक है वो ले लें, ठीक है। और उसको पढ़ने का तरीका ऐसा है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चैप्टर वाइज बुक ले लें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चैप्टर वाइज बुक ले लें। मतलब आप जैसे होता है ना अरिहंत की वगैरह आती है वो वगैरह ले लेना, है ना। तो उसमें जैसे चैप्टर पढ़ना शुरू करोगे उससे पहले एक बार है ना ये गो थ्रू कर लेना, क्योंकि यार ये तो है एनसीईआरटी वाले बोर्ड वाले ही, इनके पास जो सवाल है वो भी फिक्स है। तो आप अगर ये बुक खोलोगे, मान लो मैंने अब खोल दिया ये वाला खोल दिया, मॉडर्न खोल लिया, मॉडर्न खोला और उसमें देखा कि फोटो इलेक्ट्रिक पे कैसे सवाल आ रहे हैं। अच्छा 2 साल पहले कैसे आया था, अच्छा 1 साल पहले कैसे आया था, अच्छा पिछले साल कैसे आया था, ये सब चीजें देख लेते। तो जब तुम देखोगे ना तो तुम्हें पता लग जाएगा कि यार इनका जो वेटेज है वो मोर और लेस सेम ही रहता है, उनके जो क्वेश्चंस हैं मोर और लेस सेम ही रहते हैं। तो जब ये आप आधा घंटा देकर इसको गो थ्रू कर लेंगे तब आपको पता लग जाएगा कि भाई क्या चीज पढ़नी है और क्या चीज नहीं पढ़नी है, किस चीज पर ज्यादा ध्यान देना है, किस चीज पर कम ध्यान देना है। और जब ये बात क्लियर हो गई तब जाके आप जब एनसीईआरटी खोलेंगे या अपनी स्टेट बोर्ड की बुक खोलेंगे तब जाके आपको ये पता लग जाएगा कि हाँ यार ये वाला जो डेरिवेशन है उसको मैं थोड़ा अच्छे से पढ़ लेता हूँ और इसको मैं थोड़ा समझ लूंगा लेकिन ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो तब जाके आपके दिमाग में ये फिट हो जाएगा कि हाँ मैंने ठीक तरीके से एनसीईआरटी पढ़ ली है। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये होती है, मान लो कोई बच्चा अगर पढ़ भी लेता है तो फाइनली ये समझ नहीं आता कि सर इसका करूं क्या, मतलब इसमें से कुछ चीजें याद रही और कुछ चीजें याद नहीं रही, दिमाग में रही, कुछ चीजें दिमाग में नहीं रही। तो आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको पता लग जाएगा कि हाँ भाई किसको कितना ध्यान से पढ़ना था, ठीक है। तो ये प्रोसेस लगता बहुत बड़ा है लेकिन आप अगर एक बार अटेम्प्ट करो, बस मतलब मुझ पे भरोसा करके थोड़ा सा अटेम्प्ट कर लो कि हाँ ऐसा करना है और करके देखना, फिर बात करते हैं अपन कि कैसा आपको लगा और कैसा नहीं लगा, ठीक है ना। yes, हाँ बोल दो जोर से, हाँ बोल दो बढ़िया से। हाँ सर। यार 2 लोग हैं क्या क्लास में, कितने हाँ, लोग हैं? यस सर। हाँ सर। शर्माओ मत, घर पे हो तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है ना। अपने मम्मी पापा ही तो हैं, घर से बाहर थोड़ा ना फेंक देंगे चिल्लाओगे तो। हाँ सर। हाँ ये हुई ना बात। तो शर्माओ मत,
ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अपना इस प्रकार से होता है मॉडर्न फिजिक्स 1 खत्म। अब आते हैं मॉडर्न फिजिक्स 2 में। मॉडर्न फिजिक्स 2, मॉडर्न फिजिक्स 2 में पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स, एंड अगला है रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी जो है आप केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे और यहाँ पर भी पढ़ेंगे, तो काफी मतलब रिवीजन हो जाएगा आपका। न्यूक्लियर फिजिक्स आप फिजिक्स में ही पढ़ेंगे, है ना। तो न्यूक्लियर फिजिक्स का जो ये चैप्टर है ये हिस्टोरिकली वंस अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप अगर देखें इस चैप्टर की वजह से, इसी के एप्लीकेशन की वजह से वर्ल्ड वॉर 2 का एकदम नक्शा बदल दिया, है ना। कि जहां पर जापान सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं था, अमेरिका में जाके उसने अटैक कर दिया था। अमेरिका का जो एक कोस्टल एरिया है पर्ल हार्बर, हाँ मालूम है सर। है ना, तो वहां पर जाके जापान ने अटैक कर दिया था। उससे पहले अमेरिका जो है डायरेक्टली एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं था वॉर में, लेकिन इसके बाद में उसे आना पड़ा और बाद में उसने एटॉमिक बॉम्ब को जो है हिरोशिमा एंड नागासाकी में डाल के वो प्रॉब्लम कर दिया, वो खत्म कर दिया और नेक्स्ट डे उसने सरेंडर कर दिया था जापान ने। तो पॉइंट इज दैट कि इसकी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। और यू कैन इमेजिन कि हमारे जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं उसका एप्लीकेशन, उसका यूज इतने बड़े स्केल पर हो सकता है। और ये तो हुई फर्स्ट थिंग। सेकंड अपना है एटॉमिक पावर प्लांट। एटॉमिक पावर प्लांट ये अगेन न्यूक्लियर फिजिक्स से रिलेटेड ही है। जो फंडे हम यहाँ पढ़ते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स में, उसको हम समझ सकते हैं कैसे एटॉमिक पावर प्लांट में इस्तेमाल किए जाते हैं। एग्जैक्टली तो एटॉमिक पावर प्लांट हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हाँ कि उसका जो एग्जैक्टली वो उसका रनिंग कैसे होता है, उसमें एग्जैक्टली वो एनर्जी आती कैसे है, वो जरूर हम देखेंगे। तीसरा, आपने शायद चेर्नोबिल का नाम भी सुना होगा। हाँ सुना है सर। यस सर। ये कहाँ पर है? ये है यूक्रेन में है ना, रशिया के पास में है। तो उधर जो है वहां पर हाँ इनका जो न्यूक्लियर पावर प्लांट था, वो एटॉमिक पावर प्लांट था, वो हो गया था ब्लास्ट, है ना। वो फट गया था, वो रनिंग करते करते ही फट गया था। उनका कोर जो है वो फट गया था। कोर मतलब जहां पर वो रिएक्शन हो रही थी वो फट गई थी। तो एक्चुअली इसका जो इफेक्ट था अभी भी वहां पर एग्जिस्ट करता है। ये अराउंड 1980s की बात है। तो अभी भी वो जो चेर्नोबिल एक जगह का नाम है वो पूरी तरह से अबैंडन्ड है। अबैंडन्ड मतलब वहां पर कोई भी नहीं रहता है। जब ये हुआ था तब से उनको खाली करवा दिया गया, ये बोल के कि आप 15 दिन में वापस आ जाएंगे। और आज 30 साल 32 साल कुछ हो चुके हैं और अभी तक कोई वहां पर वापस नहीं जा सकता है बिकॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी। आज भी उसकी एक्टिविटी इतनी ज्यादा है कि ह्यूमनली वो पॉसिबल नहीं है वहां पर रहना। वहां पर कोई ना कोई साइड इफेक्ट हो जाएंगे। तो अगेन बहुत ही ज्यादा पावरफुल चैप्टर है। हालांकि हम बहुत ही छोटा फ्रैक्शन इसको पढ़ेंगे, इसके डेप्थ में जाएंगे तो बहुत ही चीजें ज्यादा आ जाएंगी, लेकिन हम डेप्थ में इतना नहीं जाएंगे। जितना अपना सिलेबस है उतना अपन जरूर अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी अमेजिंग चैप्टर। तो सबसे पहले अपन लिखते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स, ठीक है। न्यूक्लियर फिजिक्स, तो सबसे पहले तो अपने दिमाग में आता है कि भाई न्यूक्लियस, है ना। न्यूक्लियस, इसके बारे में बात करते हैं। न्यूक्लियस क्या है? तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने करी थी? एटॉमिक में पढ़ा था अपन ने, रदरफोर्ड ने करी थी, है ना। उससे पहले तो थॉमसन का वो प्लम पुडिंग मॉडल था, तरबूज में जैसे बीज थे वो बोला था उसने। उसके बाद में रदरफोर्ड ने बोला कि नहीं यार, बीच में जो है एक सेंटर होता है जिसमें कि अपना पूरा ऑलमोस्ट सारा मास वहां पर कंसंट्रेटेड होता है। उसको आज के बाद हम न्यूक्लियस के नाम से जानेंगे। तो इसकी डिस्कवरी रदरफोर्ड ने करी थी। इसमें होते क्या है, इसमें अपने पास प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स से मिलके जो बना हुआ होता है वो अपना न्यूक्लियस कहलाता है, ठीक है। और अब इसको न्यूक्लियस की डेफिनेशन लिखते हैं, ठीक है। तो लिखें इसमें द टाइनी कोर ऑफ एटम, द टाइनी कोर ऑफ एन एटम, द टाइनी कोर ऑफ एन एटम where entire charge, where entire positive charge, where entire positive charge
and almost entire mass is concentrated where entire positive charge and almost entire mass is concentrated is known as nucleus. क्या सर फिर से बता रहे And almost entire mass is concentrated is known as nucleus. Is known as nucleus. Is known as nucleus. And the nucleus was discovered by Rutherford. Nucleus was discovered by Rutherford. And the radius of nucleus is in the order of 10 power minus 15 meter. टेन पावर माइनस 15 मीटर. और आप देख लीजिए 10 पावर माइनस 15 मीटर को फर्मी कहा जाता है. जैसे एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर, माइक्रोमीटर, ये सब चीजें होता है ना, तो फर्मी होता है. तो 10 पावर माइनस 15 को फर्मी कहा जाता है. और आप देख सकते हैं अगर मैं रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट लिखता हूं तो वो किस ऑर्डर में होता है? रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट अगर लिखता हूं तो वो किस ऑर्डर में होता है? एंगस्ट्रॉम में होता है. 0.529 एंगस्ट्रॉम. एंगस्ट्रॉम में अगर 10 पावर लिखा जाए तो कितना होगा? 10 पावर माइनस 10. तो आप देख सकते हो इन दोनों में कितने का फर्क है? 10 पावर 5 का डिफरेंस. 10 पावर 5 का डिफरेंस है. तो आप देख सकते हो कि इतना ह्यूज डिफरेंस है इसके बीच में. रेडियस ऑफ न्यूक्लियस एंड रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट 10 पावर 5 का डिफरेंस आने वाला है. तो एक्चुअली जो मैंने बनाया है वो भी छोटा है. इससे स्क्रीन से बाहर बना दूंगा तब जाके फर्स्ट ऑर्बिट बनेगा. बात समझ में आ रही है? इतना बड़ा गैप होता है न्यूक्लियस और इसके फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच में. दैट इज वाई यहाँ पर काफी बड़ा गैप होने की वजह से ये वेकेंट स्पेस जो है काफी बड़ा हो जाता है. बात समझ में आ रही है? हाँ सर. ठीक है. अब अगला पॉइंट है कि आर है रेडियस ऑफ न्यूक्लियस. और ये जो है वो डिपेंडेंट बनता है, किस पर बनता है? ये होता है R is equals to R नॉट A पावर 1/3. A है अपना मास नंबर. A क्या है? ये है मास नंबर. और R नॉट जो है 1.1 इंटू 10 पावर माइनस 15 मीटर. 1.1 इंटू 10 पावर माइनस 15 मीटर बन जाता है. ठीक है, तो इसको जल्दी से नोट कर लो. एक सवाल लिखेंगे. हो गया सर. ठीक है, अब लिखें show that density of nucleus of every atom, density of nucleus of every atom is same. Is almost same. Nucleus of every atom. Density of nucleus of every atom is almost same. ये अपने को शो करना है, प्रूव करना है इस बार.
तो mass by सर ये कांस्टेंट आ रही 4/3 पाई आर नॉट। नॉट का बिल्कुल क्यूब से, बिल्कुल 1 से। अपॉन आर नॉट का क्यूब। आर नॉट का क्यूब आ 1 by 4 आर by 3 नॉट आर का नॉट क्यूब का वही। देखो क्या होगा कि मेरे पास डेंसिटी लिखना है तो वो होगा मास मास बाय वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम 4 by 3 पावर क्यूब। तो मास तो अपन मास नंबर ए से लिख सकते हैं, और वॉल्यूम अगर लिखना पड़ेगा तो 4/3 पाई आर क्यूब करना पड़ेगा। तो आर क्यूब किया तो मेरे पास बन जाएगा आर नॉट इंटू ए पावर 1/3 का होल क्यूब। तो यहां से देखो ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा 1/4/3 पाई आर नॉट क्यूब। का क्यूब बन जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें अपन ने एक थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है। क्या गड़बड़ कर दी है कि देखो ये जो है ये एटॉमिक मास नंबर तो है, इनटू मुझे करना पड़ेगा मास ऑफ 1 प्रोटॉन। मतलब समझ रहे हो ना? अरे मतलब मान लो मेरे पास 20 न्यूक्लियॉन्स हैं, 20 न्यूक्लियॉन्स है मतलब, है ना, इनटू मास भी तो करना पड़ेगा तब जाके मास आएगा। तो ये मास ऑफ प्रोटॉन कर लेता हूँ, है ना, मास ऑफ प्रोटॉन कर देता हूँ तो ये m बन जाएगा यहाँ पर। तो देख सकते हो ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट। तो ऑलमोस्ट अपने पास डेंसिटी की वैल्यू जो बन गई है वो सेम बन गई है। बात समझ में आ रही है? सर ये तो मास नंबर ही है ना अपन। हाँ, ए मास नंबर है। अरे ए देखो एक चीज होता है कि मेरे पास में अगर न्यूक्लियस की बात करता हूँ, मान लो 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है, मास नंबर कितना हुआ? 12। क्या मास भी 12 हुआ क्या? मास 12 ही है ना। नहीं, मास 12 नहीं हुआ, मास हुआ एक मास ऑफ 6 प्रोटॉन प्लस मास ऑफ 6 न्यूट्रॉन, मास ऑफ 6 न्यूट्रॉन। तो ये कितना आ जाएगा? ये ऑलमोस्ट सेम ले लिया तो मेरे पास कितना बन जाएगा? 12 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन बन जाएगा। नहीं समझा? फिर से बताओ। देखो मैं मान लेता हूँ एक एटम है हमारे पास जिसमें कि 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है ना, 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन। तो अगर मैं इसके न्यूक्लियस का मास लिखना चाहूंगा तो क्या लिखना पड़ेगा? 6 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 6 टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन। अब ऑलमोस्ट इन दोनों का मास मैं बराबर ही लेता हूं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 6 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, और ये भी ऑलमोस्ट बन जाएगा 6 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। तो 6 और 6 कितना हो जाएगा? 12 मास ऑफ प्रोटॉन। तो इसका एटॉमिक वो जो मास नंबर था वो कितना था? 12 था। 12 था ना? 6 और 6 12। समझा। तो ये 12 तो मास नंबर इनटू मास ऑफ 1 एटम प्रोटॉन भी तो करना पड़ेगा तब जाके हमारा वो बनेगा। ठीक है, तो अब देखो ये ऑलमोस्ट क्यों बोला मैंने? ऑलमोस्ट क्यों बोला? क्योंकि ये अपना क्या है, एमपी और एमएन में थोड़ा सा डिफरेंस तो होता ही है। एमपी और एमएन में थोड़ा सा डिफरेंस तो होता ही है। मैंने मान लिया कि जिसका मास नंबर 12 है, इसके बाद मास नंबर 12 होने के दो तरीके हो सकते हैं कि अपने पास जैसे मैंने कर दिया 6 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, है ना, 6 प्रोटॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन, या मैंने ऐसा कर दिया 5 प्रोटॉन प्लस 7 न्यूट्रॉन। ऐसा भी तो पॉसिबल है, हाँ सर। है ना? ऐसा हो सकता है ना कभी अपना, जैसे ये सिर्फ 12 के लिए नहीं है, मैं एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ कि अपने पास जैसे आगे आगे एटम बढ़ते जाएंगे, जैसे पीरियोडिक टेबल में अपना नंबर बढ़ता जाता है, उस प्रकार से उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर डिफरेंट होता जाता है। तो हाँ ये मैंने आइसो बार ले लिया है ना, तो ये 6 प्रोटॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन कर दिया, ये कर दिया। तो दोनों में थोड़ा सा मास का डिफरेंस तो बनेगा क्योंकि न्यूट्रॉन का मास और प्रोटॉन के मास में न्यूट्रॉन का मास हल्का सा ज्यादा होता है, 0.18%। हाँ। तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पर थोड़ा सा डेंसिटी का इसमें डिफरेंस बन जाएगा, बट इट इज ओके। ठीक है, ऑलमोस्ट सबका सेम बन जाएगा। इज दैट क्लियर ना? यस सर। ठीक है, यस सर। अब हम आते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस को रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो ये अपना रिप्रेजेंटेशन अगर लिखें, रिप्रेजेंटेशन, तो रिप्रेजेंटेशन में अगर देखें तो ये अपन एक्स ऐसे बुला देते हैं, यहाँ पर क्या बोलते हैं बोलो? जेड बोलते हैं, यहाँ पर क्या बोलते हैं बोलो? ये मास नंबर बोला जाता है। ठीक है, तो अगर ये ऐसा हुआ, या कई बार रिप्रेजेंटेशन ऐसा भी बन जाता है, ये हो जाता है जेड और ये इधर कर देते हैं, है ना, ये क्या है? दिस इज एटॉमिक नंबर। नंबर,
and this is mass number. Mass number. ठीक है, दिस इज एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर. तो इस प्रकार से हम न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करने वाले हैं. अच्छा, न्यूक्लियॉन्स किसे कहा जाता है? न्यूक्लियॉन्स, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता, चार्ज 0 रहता. न्यूक्लियॉन किसे कहा जाता है? जिसका चार्ज 0 रहता है, ऐसा? न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस के अंदर है ना. तो लिखो, रिप्रेजेंटेशन लिख लो, फिर उसके बाद न्यूक्लियॉन्स की बात करते हैं. न्यूक्लियॉन्स में लिखें न्यूक्लियॉन्स में लिखें, ये क्या हो जाएगा? जो पार्टिकल न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करते हैं. तो लिखें पार्टिकल्स which are part of nucleus, particles which are part of nucleus are known as nucleons. are known as nucleons. मतलब अपना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो न्यूक्लियस के अंदर में फंसे होंगे उसे न्यूक्लियॉन्स कहा जाएगा. ठीक है सर, फिर से बताओ ना. पार्टिकल्स which are part of particles which are part of nucleus are known as nucleons. है ना. ध्यान दीजिए, हम न्यूक्लियस की ही बात कर रहे हैं. न्यूक्लियस के सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रॉन है उसको हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं. न्यूक्लियस के अंदर में जो पार्टिकल्स होंगे यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स जो होंगे उन्हीं को हम न्यूक्लियॉन्स कहने वाले हैं. ठीक है, तो बच्चा अभी अपन इतना ही रखते हैं, अभी अपन आगे नहीं बढ़ पाएंगे. होमवर्क में मैं बता देता हूं आपको. एटॉमिक स्ट्रक्चर HCV एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑब्जेक्टिव 1 एंड ऑब्जेक्टिव 2 करने हैं अपने को. ऑब्जेक्टिव 1 एंड 2 करना है. बोलो, बात समझ में आती है? हाँ सर. अरे यार, आवाज नहीं आ रही, क्या बोल रहे हो? हाँ सर. यस सर. बस ये एनर्जी के साथ में कल भी मिलेंगे अपन. ठीक है, तो अब अपनी क्लास को अपन खत्म करते हैं.